ब्रेन फैट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान। दोस्तों 25 दिसंबर सन 2030 के दिन इसराइल और हमास की जंग में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसका डर एक लंबे अरसे से ज्यादातर दुनिया को सता रहा था। मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मगर इस जंग में ये ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी दुनिया को और इंसानियत को वो नुकसान चुकाना पड़ेगा जिसको शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दरअसल हुआ ये कि इसराइल की तरफ से सीरिया में की गई एक एयर स्ट्राइक में ईरान के एक सीनियर कमांडर की शहादत हो गई। वैसे तो इसराइली हमले में इस जंग के दौरान ईरान के किसी आम इंसान की मौत होना भी एक आम बात नहीं है, मगर इससे भी ज्यादा डरा देने वाली चीज ये है कि स्ट्राइक में जिस इंसान की मौत हुई वो कोई आम नहीं बल्कि खास से भी ज्यादा खास इंसान है। आसान अल्फाज में बस इतना समझिए कि आज के दौर में अगर हम ईरान के सबसे काबिल और सबसे ज्यादा तजर्बेकार और सबसे ज्यादा सीनियर कमांडर्स को उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो उंगलियों पर गिने जाने वाले इन कमांडर्स में से इस कमांडर का नाम जरूर शामिल होगा। जान गंवाने वाले कमांडर जिनका नाम सैयद रजी मूसवी बताया जा रहा है, उनके बारे में ये भी बताया गया है कि ये ईरान की तारीख के सबसे ताकतवर और मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी की एक दौर में राइट हैंड हुआ करते थे, जबकि इराक और सीरिया जैसे इलाकों में ये पिछले 20-25 साल से एक्टिव नजर आ रहे थे। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह या फिर इराक वगैरह के इलाके में भी जो ईरान के प्रॉक्सीज और ग्रुप मौजूद हैं, उनके लिए हथियारों का बंदोबस्त करना या अंदरूनी तौर पर किसी और तरीके की मदद करना हो, उनको ताकतवर बनाना हो, इन सभी मामलात में ईरान की तरफ से ये कमांडर आगे आगे नजर आते थे। और इसराइली रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि आजकल भी, मतलब इस जंग के दौरान भी ईरान की तरफ से हमास के साथ जो कोलैबोरेट किया जा रहा था, मतलब अंदरूनी तौर पर जो मदद की जा रही थी या फिर जो भी सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी हमास को, इस मामले में भी ये कमांडर सबसे आगे खड़े होते थे। यही वजह है कि इसराइल की शायद इस इंसान के ऊपर बहुत लंबे अरसे से नजर थी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मतलब कि ट्विटर पर बहुत सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि क्योंकि इसराइल ये जंग बड़ी तेजी के साथ हार रहा था, इसके पास अब कुछ बचा नहीं है। वो ऑलरेडी इतना सब कुछ खो चुका है कि जिसकी ना तो उसने कभी उम्मीद की थी और ना ही शायद वो इन सारी चीजों को संभाल सकेगा। तो वो इसीलिए एक लंबे अरसे से बस एक मौके की तलाश कर रहा था कि किसी तरह से उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को ही इस जंग में घसीट ले। अगर एक बार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ईरान इस जंग में कूद जाता है तो वो जंग, जो कि अभी इसराइल और फलस्तीन की पर्सनल जंग है, वो एक रीजनल वार में बदल जाएगी और ईरान के आते ही इसराइल की तरफ से भी अमेरिका या इस तरह की दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें कूद जाएंगी। अपने इतने बड़े कमांडर की मौत के बाद ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया और गवर्नमेंट की तरफ से बयान में कहा गया कि यू विल पे अ हैवी प्राइस, मतलब कि तुमको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी एक बयान में कहा गया कि इसराइल को अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अब ईरान की कैपिटल तेहरान से भी इस तरह के फोटोज, वीडियोज और खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वहाँ की पब्लिक एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही है और अपनी हुकूमत से ये डिमांड कर रही है कि इसराइल के खिलाफ जंग शुरू की जाए और उससे बदला लिया जाए। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि इस बात में तो कोई शक भी नहीं है कि आज के दौर में जो पूरी बड़ी जंग लड़ी जा रही है ये कहीं ना कहीं ईरान के ही बलबूते पर लड़ी जा रही है, क्योंकि तीनों ही ग्रुप, मतलब हिजबुल्लाह, हमास या हुतीस, ये तीनों ग्रुप बगैर ईरान के वो सब कुछ नहीं कर सकते कि जो आज कर रहे हैं। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह और हुतीस तो वजूद ही ईरान की वजह से आए थे, तो वहीं हमास के पास भी बगैर ईरान के ना तो ऐसे हथियार होते कि जिनके जरिए वो इसराइल का मुकाबला कर पाता और ना ही इतना पैसा या दूसरी मदद होती कि जिसकी वजह से वो वहां पर खड़ा हो पाता कि जहां पर आज खड़ा हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब असल बात यह है कि जब कभी भी मामला किसी जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का आता है, यानी ईरान के खुद जंग लड़ने का मामला आता है, तो हमेशा हम लोगों को ईरान बचता हुआ नजर आता है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करता है तो बड़ी बड़ी धमकियां दे देता है। आम मामलों को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से इसके सबसे काबिल और मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया था, या फिर इसराइल की तरफ से भी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने वाले सबसे बड़े साइंसदान को भी कत्ल किया गया था, तो इन दोनों ही मामलों में धमकियां ही देता हुआ नजर आया था ईरान। ईरान की तरफ से वो रिएक्शन और जवाब देखने को नहीं मिला था कि जिसका दुनिया अंदाजा लगा रही थी। यही वजह है कि मुस्लिम दुनिया के बेशुमार लोग ईरान को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ईरान भी बाकी उन अरब ममालिक या तुर्किया से अलग नहीं है कि जो हमेशा हर मामले में ही सिर्फ बातचीत और मजम्मत से ही काम चला लेते हैं। हालांकि एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो कि ईरान के सिर्फ धमकियां देने और खामोश बैठे रहने को उसकी स्ट्रैटेजी, मतलब कि उसकी एक समझदारी और मसलहत बताता है, क्योंकि इनके मुताबिक पिछले कुछ सालों से ईरान सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दे रहा है। उसको पता है कि इसराइल इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़ा हुआ है और एक मौका तलाश कर रहा
है कि किसी तरह से दुनिया को भड़काया जाए और ईरान की इस पूरी मेहनत पर और उस पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फेरा जाए। तो इसीलिए शायद ईरान जब तक न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब नहीं हो जाता तब तक वो इसराइल, अमेरिका या फिर दुनिया की किसी और ताकत से जंग नहीं लड़ने जा रहा, क्योंकि उसको पता है कि कम ताकत के साथ अमेरिका जैसी एक बड़ी ताकत से जंग लड़ने पर सद्दाम हुसैन के इराक या फिर कजाफी के लीबिया का क्या हाल हुआ था। ईरान की खामोशी को ही उसकी समझदारी बताने वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि ईरान हमेशा इस बात को भी लेकर डरा रहता है कि कहीं उसकी एक बड़ी गलती की वजह से अपने इन प्रॉक्सीज का जाल और उन प्रॉक्सीज के मिशन को ही ना खो दे कि जो इसने पूरे मिडिल ईस्ट में पिछले कई सालों की मेहनत के बाद तैयार किया है। आसान अल्फाज में यूं समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है हिजबुल्लाह, हौथीज या फिर उन छोटे बड़े ग्रुप्स की कि जो इराक और सीरिया के अंदर पाए जाते हैं और अमेरिका और इसराइल को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये सारे ही छोटे बड़े ग्रुप वो हैं जिनको पिछली कुछ दहाइयों में ईरान ने ही तैयार किया है। और ये कहने को तो ईरान से बहुत दूर रहते हैं, ईरान का अपने ऊपर लेबल भी नहीं लगाते हैं, मगर हाँ चलते ईरान के ही इशारे पर है। उनका हर कदम ईरान के हुक्म के बाद ही आगे बढ़ता है और ईरान के हुक्म के बाद ही पीछे आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इन सारे ग्रुप्स के ऊपर बस लेबल ईरान का लगा हुआ नहीं है, वरना ये अंदरूनी तौर पर खुद ईरान ही है। आज के दौर में इन सारे ग्रुप्स को ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और यही वो चीज है कि जिसकी वजह से इसराइल भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, बावजूद इसके कि ईरान कभी डायरेक्टली इसराइल के ऊपर कोई हमला वगैरह नहीं करता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि ये जो करंट मैटर हुआ है, मतलब ईरान के सीनियर कमांडर की इसराइली स्ट्राइक में सीरिया के अंदर मौत हुई है, इस मामले पर भी ईरान शायद बड़ी बड़ी धमकियों से ही काम चलाएगा और ना तो कभी कोई बड़ा अटैक करेगा, ना ही डायरेक्ट इस वार में इन्वॉल्व होगा। हाँ, अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा जवाब आएगा भी तो वो उसकी अपनी तरफ से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए ग्रुप्स मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से आएगा। कोई बड़ी स्ट्राइक वगैरह कर दी जाएगी नॉर्थ के इलाके से, या कोई ऐसा बड़ा मिसाइल छोड़ा जाएगा कि जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया था, या फिर हो सकता है कि यमन के इलाके में मौजूद हौथीज कि जिन्होंने पहले ही सबसे ज्यादा इसराइल को परेशान कर रखा है, उनको ही ईरान की तरफ से अपनी एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ा देने का ऑर्डर दिया जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मैटर की वजह से आगे क्या होता है। क्या सच में इसराइल और फलस्तीन की ये जंग एक नया मोड़ ले लेगी या फिर वैसे ही चलती रहेगी कि जैसे चलती आई है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें।